नेपाल में भीषण अराजकता के बीच प्रदर्शनकारियों ने जेल तोड़कर पूर्व उप प्रधानमंत्री रवि लाछमाने को क्यों छुड़ा लिया? क्या लाछमाने बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री? और क्या नेपाल में भड़का युवा आक्रोश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की नाकामी का भी है सबूत? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत। 8 सितंबर को जेन जेड यानी जनरेशन जेड या जेन जी, इन्होंने सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के सवाल पर नेपाल की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से हिंसक प्रदर्शन किया। संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ, आग लगा दी गई, मंत्रियों के घरों में आग लगाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी आरजू देउबा पर हमला हुआ। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को दौड़ाकर पीटा गया। सबसे दुखद घटना पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल की पत्नी प्रोफेसर राज्य लक्ष्मी चित्रकार को जिंदा जलाए जाने की थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। 9 सितंबर को गृह मंत्री रमेश लेखक और पीएम केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने हालात को नियंत्रित करने के लिए अपने हाथ में कमान ले ली और प्रदर्शनकारियों से बातचीत की अपील की। और अब नेपाल सेना के हवाले है। सवाल है कि आगे क्या होगा। ऐसे में एक नाम बेहद चर्चित हुआ है, जो वास्तव में जेल में था, लेकिन युवाओं ने जेल तोड़कर उसे बाहर निकाल दिया। वो नाम है रवि लामिछाने का। युवाओं का बड़ा हिस्सा रवि लामिछाने को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहा है। आखिर कौन है रवि लामिछाने? नेपाल की राजनीति में रवि लामिछाने एक ऐसा नाम है जो पत्रकारिता से राजनीति में उतरकर तेजी से लोकप्रिय हुआ। 14 सितंबर 1975 को जन्मे रवि लामिछाने एक पूर्व टीवी पत्रकार शो होस्ट करते थे और अपनी साहसी पत्रकारिता के लिए मशहूर थे। लामिछाने ने न्यूज 24 चैनल पर सवाल जनता को नामक एक शो होस्ट किया था। यह शो बेहद लोकप्रिय हुआ। भ्रष्टाचार और सामाजिक मुद्दों पर यह शो केंद्रित था। 2013 में उन्होंने 62 घंटे का लगातार एक लाइव शो किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दर्ज किया गया। हालांकि यह रिकॉर्ड अब टूट गया। रवि लामिछाने गोरखा मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। उनकी पत्रकारिता ने नेपाली युवाओं और आम जनता को बेहद आकर्षित किया। जहां वे भ्रष्ट नेताओं को सीधे चुनौती देते थे, लाइव कन्फ्रंट करते थे। 2022 में पत्रकारिता छोड़कर रवि राजनीति में आए। 21 जून 2022 को उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी की स्थापना की और भ्रष्टाचार मुक्त शासन, अच्छी गवर्नेंस और युवा केंद्रित सुधारों पर जोर दिया, इसका वादा किया। आरएसपी को पार्टी सिंबल के रूप में घंटी मिली या घंटा मिला और पारंपरिक नेताओं के लिए खतरे की घंटी बजाते हुए 2022 के आम चुनाव में आरएसपी ने चौथा स्थान हासिल किया, 20 सीटें जीती और लामिछाने चितवन 2 क्षेत्र से सांसद बन गए। रवि युवा मतदाताओं और पारंपरिक पार्टियों से नाराज लोगों में काफी लोकप्रिय हुए। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक रवि लामिछाने उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। प्रचंड सरकार में सहयोगी भूमिका निभाई, लेकिन फिर 2023 में एक नागरिकता विवाद छिड़ गया। दरअसल रवि अमेरिकी नागरिक भी रह चुके हैं और इसके अलावा एक कोऑपरेटिव फ्रॉड केस भी उन पर चला। 2014 में रवि लामिछाने ने अमेरिका की नागरिकता ली थी। इससे उनकी नेपाली नागरिकता खुद ब खुद खत्म हो गई। नेपाल का जो नागरिकता कानून है वो कहता है कि अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ली हो तो नेपाल की नागरिकता खुद खत्म हो जाती है और यह स्वाभाविक भी है। रवि लामिछाने इसी में फंस गए और उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि वे दावा करते रहे कि 2018 में उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी, लेकिन क्योंकि अमेरिकी नागरिकता छोड़ने के बाद उन्होंने नेपाली नागरिकता नहीं ली थी, इसलिए जनवरी 2023 में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी। बाद में उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के कुछ दिन बाद रवि लामिछाने ने फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी की और नेपाल की नागरिकता हासिल की।
इसके बाद अपनी पार्टी यानी आरएसपी के वे फिर अध्यक्ष बन गए। लेकिन जब वे गोरखा मीडिया नेटवर्क के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसी दौरान उन पर एक सहकारी बचत घोटाले का भी आरोप लगा। गबन, संगठित अपराध और फुर्जरी के आरोप है कि सुप्रीम कोऑपरेटिव और अन्य सहकारी संस्थाओं से उन्होंने गोरखा मीडिया, जहां वे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसको फंड ट्रांसफर किया। कुल 2 करोड़ 70 लाख रुपए के गबन का उन पर आरोप लगा। फरवरी दिसंबर 2024 में उन पर जांच हुई और अक्टूबर 2024 में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, यानी इसी जांच के दौरान। अप्रैल 2025 में तुलसीपुर हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने का जो फैसला हुआ था उसको पलट दिया और वे तब से जेल में थे। उनके समर्थक नहीं मानते कि उन पर कोई आरोप जो लगा है वो सही है। उन्हें लगता है कि रवि लामिछाने को फंसाया गया। आरएसपी नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, एक मध्य मार्गी पार्टी है और प्रांतीय विधानसभाओं के विघटन, भ्रष्टाचार विरोध और सीधे चुने गए प्रधानमंत्री की मांग करती है। लामिछाने की करिश्माई छवि, उनकी बोल्ड स्टाइल और एंटी करप्शन इमेज फिलहाल युवाओं को काफी आकर्षित करती है और वे सिस्टम चेंजर कहे जाते हैं। हालांकि आलोचकों की नजर में वे महज एक पॉपुलिस्ट नेता हैं। 9 सितंबर को प्रदर्शनकारियों ने ललितपुर के नक्खू जेल पर हमला करके लामिछाने को छुड़ा लिया। प्रदर्शनकारियों के लिए लामिछाने एंटी करप्शन आइकन थे। आरएसपी युवाओं में लोकप्रिय है और लामिछाने को क्लीन ऑल्टरनेटिव माना जाता है। प्रदर्शनकारी, खासतौर पर जो जेनजी है, वो उन्हें एक राजनीतिक कैदी मान रही थी और उसी रूप में उन्हें छुड़ाया गया ताकि वे आंदोलन का नेतृत्व करें। जेल अधिकारियों ने सुरक्षा न दे पाने का हवाला दिया है और उन्हें उनके परिवार, उनकी पत्नी है निकिता पौडेल, उन्हें सौंप। इसके बाद 1500 अन्य कैदी भी जेल से बाहर हो गए क्योंकि पुलिस ने पोस्ट ही छोड़ दिया। लामिछाने ने रिहाई के बाद जो भीड़ को संबोधित किया उसमें खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के चलते जेल में डाला गया। रवि लामिछाने नेपाल की राजनीति के उभरते चेहरे हैं जो पत्रकारिता से सत्ता तक पहुंचे। आरएसपी के माध्यम से वे भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। जेल से रिहाई ने उन्हें जननायक बना दिया है, लेकिन कानूनी मामले अभी बाकी हैं, खासतौर पर कोऑपरेटिव फ्रॉड का मामला। तो क्या वे अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या सचमुच उनके पास नेपाल को आगे बढ़ाने का कोई विजन भी है? नेपाल के राजनीतिक संकट का अगला अध्याय इन्हीं सवालों के जवाब से लिखा जाएगा। इसी के साथ सवाल यह भी है कि राजशाही को समाप्त करने के लिए लंबा संघर्ष करने वाले नेता युवाओं की आशाओं पर खरा क्यों नहीं उतरे? केपी ओली खुद 14 साल जेल में रहे थे लोकतंत्र बहाली के लिए और प्रचंड, उन्हें तो एक जमाने में नेपाल का चेगुवारा कहा जाता था। 10 साल तक उन्होंने जनयुद्ध चलाया, पीपल्स वॉर। ये दोनों प्रधानमंत्री बने लेकिन देश का भला नहीं कर सके। इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये और भी गंभीर बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र का मौजूदा स्वरूप जन आकांक्षाओं को पूरा करने में नाकाम साबित हो रहा है? क्योंकि आंदोलन सिर्फ नेपाल में नहीं हुआ, इस समय फ्रांस में भी, पेरिस में जनता सड़कों पर है। इसके पहले 2022 में श्रीलंका में भी हम ये सब होते देख चुके हैं और 24 में बांग्लादेश में भी प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश भी छोड़ना पड़ा था। नेपाल में आगे क्या होगा ये देखना अभी बाकी है, लेकिन ये एक सबक है उन सभी नेताओं के लिए या उन सरकारों के लिए जो जनता की, युवाओं की आकांक्षा पर खरे नहीं उतर रहे, जो देश को महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी में लगातार धकेले हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर डॉक्टर पंकज स्पीक्स का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस शो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।